अगर आप अमेरिका में किसी किसी स्टूडेंट से पूछें कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट कौन था, तो सबसे पहले तो वो आइंस्टाइन का नाम लेगा, उसके बाद रिचर्ड फाइनमैन का। मैंने फाइनमैन को सिर्फ एक ही दफा देखा, जब एक बहुत बड़ा हॉल था, ऑडियंस थी, उसमें मैं भी था, कहीं पीछे बैठा हुआ था, और किसी ने उससे पूछा कि आपने स्कूल में क्या सीखा, क्या फिजिक्स सीखी, और कोई ऐसा वाकया सुनाए जिससे कोई नई चीज, कोई नया नया ख्याल आपके जहन में जन्म लिया। तो उसने कहा कि मैं उस वक्त कोई 14 साल का था, और मैंने कैलकुलस तो खुद से पढ़ ली थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस खुद से पढ़ लिए थे, मैं क्लास के बिल्कुल पीछे बैठता था, न्यूयॉर्क में स्कूल कोई था। तो उसके टीचर ने, जिसका नाम अब मुझे याद आ रहा, बेडर या पैडर था, उसने कहा, रिचर्ड वाइनमैन, यू नो एवरीथिंग, बट लेट मी आस्क, डू यू नो व्हाई a stone falls straight to the ground? He says, why should it not fall straight to the ground? He says, look, उसके टीचर ने कहा, it had potential energy over there, it has kinetic energy over here, the total energy here, the total energy here, the total energy at any point in its trajectory is always the same. तो फिर वो ऐसे क्यों नहीं, तो वो ऐसे क्यों गिरता है, वो ऐसे क्यों नहीं गिरता? तो फाइनमैन ये सोचता रहा, इस चीज ने इसके दिमाग को पकड़ लिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि फिजिक्स में हमेशा जो फितरी कैफियत है, उसमें ये कि आप किसी मिनिमम की तरफ जाते हैं, एनर्जी को मिसाल के तौर पे आप मिनिमाइज करते हैं, इससे उस सिस्टम की सबसे स्टेबल पोजीशन निकल आती है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक बर्तन है, उस बर्तन का शेप ये है, आपने गेंद यहां पे रखा, तो वो गेंद लुढ़क कर पहले इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, बिल आखिर उस जगह पर पहुंचेगा जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो आप हर वक्त देखते रहते हैं। तो ये एक ऐसा मिनिमम प्रिंसिपल है, यानी कि किसी एक क्वांटिटी है जिसकी कीमत सबसे कम जब हो, तब वो सिस्टम अपनी स्टेबल हालत, इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। तो अब ये जो फाइनमैन के टीचर ने पूछा, उसने कहा कि ये क्या चीज है जो सबसे कम अगर की जाए तो ये पत्थर यूं गिरेगा, यूं नहीं गिरेगा। और ये वो चीज है जिसने फाइनमैन को मजबूर किया कि वो मिनिमम प्रिंसिपल्स की तरफ रुजू करे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं मिनिमम प्रिंसिपल्स के बारे में, ताकि आप एक पिक्चर बन सके आपके जहन में, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि जो फाइनमैन का एक सबसे बड़ा काम था, रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको पाथ इंटीग्रल मेथड कहते हैं, कि वो उसकी तरफ किस तरह से सोचने लगा। तो ये बात, ये सवाल बहुत पुराना है कि अगर रोशनी को इधर से इधर तक पहुंचना है, तो रोशनी किस रास्ते पर चलेगी? जो उसूल असल में इब्न हैशम ने डिस्कवर किया था, और जिसको बाद में फर्माट को नहीं पता था कि इब्न हैशम ने क्या किया, लेकिन फर्माट प्रिंसिपल ये है कि रोशनी इधर से इधर उस रास्ते पर चलती है जिस पर वक्त कम से कम लगता है। एक क्वांटिटी, वक्त, टाइम, जिस पर सबसे कम वक्त लगता है, रोशनी इधर से उधर उस पे चलती है। अच्छा, आप कहेंगे अरे ये क्या बड़ी बात है, ये तो बड़ी ऑब्वियस ही बात, लेकिन अब आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस उसूल का इतलाक करें तो आपको पता चलता है कि इसमें बड़ा माल है। मिसाल के तौर पर, अगर
आप ये शीशा है और आप रोशनी इधर से फेंकते हैं तो रोशनी उस जगह पहुंचेगी। अगर रोशनी को इधर से इधर पहुंचाना है इस इस शीशे, इस आईने से रिफ्लेक्ट होकर, तो फिर आप अगर इस उसूल का इतलाक करें तो ये पता चलेगा कि ये रोशनी इस तरह से मुनक्कस होगी, यानी कि ये जाविया और ये जाविया एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये एक उसका नतीजा बरामद होता। मैं करके नहीं दिखाऊंगा। अगर रोशनी पानी के अंदर दाखिल होती है या किसी या शीशे के अंदर, तो आपको पता है कि रोशनी फिर, तो फर्ज कीजिए कि ये यहां पर शीशा है, यहां पर हवा है, तो जब रोशनी यूं इसके ऊपर गिरती है तो ये फिर इस ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होता, यहां स्नेल्स लॉ इससे निकलता। अच्छा, ये भी आप उस मिनिमम प्रिंसिपल से हासिल कर सकते, गोया कि एक बड़ी इसकी तारीख है। अच्छा, अब जो फाइनमैन ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया, 14 साल की उम्र थी उसकी, लेकिन ये उसके दिमाग में बात बैठ गई थी, लिहाजा जब उसने पीएचडी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, तो उसने क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक बिल्कुल नया फॉर्मुलेशन है वो उसने दरियाफ्त किया या इजाद किया, आप कह सकते हैं। उसके बारे में मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स एक बड़ी अजीब सी चीज है इस लिहाज से कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उससे साबका नहीं पड़ता। जो उसमें फिनोमिना है वो हमें आसपास दिखाई नहीं देते। जो हम देखते हैं सो क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पाबंद होता। अच्छा, एक उसकी बड़ी अहम मिसाल ये बनती है कि फर्ज कीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचाना है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से खारिज होता है और यहां पर पकड़ा जाता है। अब बीच में एक एक समझ ले कि मेटल की चादर है या कोई कोई स्क्रीन है, तो यहां हम दो छेद कर लेते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है वो पहले, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, दो बारीक छेद हैं, ये बारीक छेद हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन गुजर सकता। तो इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर पहुंच के फिर इधर टकरा के यहां जा सकता है, या इधर पहुंचाकर इधर इधर से निकलकर इधर पहुंचकर इधर जा सकता। इलेक्ट्रॉन इसका कुछ चांस बनता है और इसका भी कुछ चांस बनता है। अब चांस मैं कहूंगा, लेकिन अब एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, एम्पलीट्यूड, यानी कि शिद्दत। तो कुछ एम्पलीट्यूड बनता है कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से पहुंचे, चलिए उसको हम A1 कहेंगे, एम्पलीट्यूड 1 कहेंगे। और अगर दूसरा छेद ना होता, अगर दूसरा छेद ना होता तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता। अब उसके
मुरब्बा ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये एस्यूम नहीं करूंगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जिनको आता है, लेकिन जिसको नहीं आता, चलिए हम ये एस्यूम कर लेते हैं कि ये बस उसका मुरब्बा है। अच्छा, तो इसमें मैंने ये छेद खुला रखा था, ये छेद बंद किया था। हाँ, अगर मैं इसको बंद करूं, इसको खोलूं, तो कोई दूसरा एम्पलीट्यूड है, उसको आप A2 कहें, और अगर ये बंद है, ये खुला है, तो फिर प्रोबेबिलिटी जो इम्कान है, सो ये बनता है। और ये A1 अगरचे कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसका जब आप मुरब्बा लेंगे तो वो खुद मुस्बत हो जाता। लिहाजा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चांस है कि ये यहां से यहां तक पहुंचे। अच्छा, ठीक, तो अब मैं दोनों छेद खोल कर रखता हूं, दोनों खुले हैं। उस सूरत में जो कुल एम्पलीट्यूड है, सो इसके बराबर है, इनकी जमा है। और अब अगर मैं इसका मुरब्बा लूं, यानी कि A का स्क्वायर लूं, तो देखिए इसमें क्या आता है। इसमें A1 और चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम छोड़ लेते हैं, इसको हम A1 स्क्वायर्ड प्लस A2 स्क्वायर्ड प्लस 2A1 A2 बन जाता। ठीक है, दोनों को जमा कर लिया। अच्छा, अगर A1 और A2 बराबर हो, ठीक बराबर हो, तो ये क्या होगा? ये होगा 2 टाइम्स A1। इसको फिर अगर तो A2 A1 तो अगर तो फिर P बन गया 4A1। ठीक, लेकिन अगर A2 मनफी A1 हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये A1 माइनस A2 जो कि 0 हो गया, which means B is 0। तो सारा खेल यहां से शुरू होता है कि हम एम्पलीट्यूड्स को जमा करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज को जमा नहीं करते, P को नहीं जमा करते, हम A's को जमा करते हैं। अच्छा, तो अब फर्ज कीजिए कि हम इस B को इस जगह से हटा के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं या थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो ये जो A1 और A2 है, इनकी कीमतों में फर्क आ सकता है। और ये हो सकता है कि कहीं पर A1 और A2 मैग्नीट्यूड साइज में बराबर हो, लेकिन इनके साइंस मुख्तलिफ हों। उस सूरत में आपको 0 चांस मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन उस जगह पर पहुंचे। अच्छा, अब आप इस पे जरा सोचें तो ये बड़ा बहुत अजीब हो जाता ना। कभी आपने ये नहीं देखा कि राइफल की गोलियां जब किसी स्क्रीन पर चलाई जाती हैं, आपके पास एक मशीन गन है, कलाश्निकोव है, डा 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 आप गोलियां चलाते हैं, तो कभी ऐसे नहीं होता कि किसी एक जगह पे आपको 0 गोलियां मिलें। कभी एक राइफल की गोली दूसरी राइफल की गोली को खत्म नहीं करती। ये हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को यूं कैंसल आउट कर सकते हैं, और ये कैंसल आउट करते हैं। और ये तो एक ऐसी चीज है कि हम जगह जगह हर रोज देखते हैं।
इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। जब आप कोई सा भी मटेरियल देखते हैं तो उसमें रोशनी आप भेजते हैं तो रोशनी उससे मुनक्कस होकर किसी डिटेक्टर में पहुंचती है, उसके अंदर आपको ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। वो पैटर्न्स इसलिए बन सकते हैं कि आपको एम्पलीट्यूड्स जमा करना होते हैं, जमा करने के बाद आप उसका मुरब्बा लेते हैं। और ये वो चीज है क्वांटम मैकेनिक्स की जो बहुत ही अजीब सी चीज है और जिसे हम समझना चाहेंगे। अच्छा, अब फाइनमैन 14 साल का था, उसको पता था कि रोशनी भी डिफ्रैक्ट होती है। रोशनी में तो जैसा कि रोशनी की लहरें हैं, लहर क्या चीज होती है? मसलन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जिसका साइज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर घटता है और फिर उसकी कीमत मनफी में चली जाती है। अगर कोई दूसरी लहर भी हो तो उस दूसरी लहर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। लिहाजा जब आप दो लहरों को जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो ये चांस बनता है कि कहीं पर ये अपने एक दूसरे को के साथ ऐड हो जाएं और ये भी हो सकता है कि कहीं पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएं। और ये वजह है कि आपको रोशनी में वो इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, तो ये बात फाइनमैन को पता थी। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं इसकी तरफ आता हूं। फाइनमैन तो फाइनमैन ने इधर आ जाए, बेशक। हाँ, तो फाइनमैन ने कहा कि चलो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। फर्ज करो कि यहां एक स्क्रीन है जिसमें 1 2 3 4 5 छेद हैं। अच्छा, इसके आगे मैं एक और रखता हूं, इसमें भी इतने कुछ छेद हैं। तो ये ए है, ये बी है। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से पहुंच सकता है, यूं जाकर यूं टकराकर यूं पहुंच सकता है, या वो यूं जा सकता है, यूं जाए, यूं जाए, यूं जाए। या अगर मैं एक और स्क्रीन रख दूं इसके सामने तो वो फिर एक और इससे भी ज्यादा पेचीदा रास्ते से ए से बी तक पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन गोया कि इस रास्ते से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। और ये अब आप एक्चुअल स्क्रीन्स का छोड़ें, अब आप ख्याली स्क्रीन्स इधर डालते चले जाएं। सो पुट एन इन्फिनिट नंबर ऑफ स्क्रीन्स बिटवीन हियर एंड हियर, बारीक बारीक फासलों के ऊपर। तो क्या इससे नतीजा निकलता कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, हाँ, इस रास्ते पे तो जा सकता है, जो राहे रास्त है, जो सही रास्ता है, उस पर चल सकता है, मगर वो
कोई बहुत ही टेढ़े रास्ते से भी जा सकता है और यूं यूं भी जा सकता है और यूं भी जा सकता है। तो देखिए, जो फाइनमैन के टीचर ने उससे सवाल किया था ना कि वो ठीक नीचे क्यों गिरता है, तो अब जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में उसके अंदर ये बात शामिल करते जाएंगे तो फिर ये सवाल, वही सवाल यहां पर भी उठेगा। अच्छा, अब मैं आगे इससे जा नहीं सकता बगैर मैथमेटिक्स के, और वो मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि यहाँ खिजर साहब जिनकी उम्र 7 साल है वो बैठे हैं। कितने साल के हो? 9, सॉरी, आई एम टेरेबली सॉरी, 9। तो बिकॉज दिस डजंट गो बियॉन्ड 9 इयर्स, तो इसलिए मैं ये आपको नहीं बता सकता कि एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में ई टू दी आई फेज है। जब वो फेज बहुत तेजी से चेंज होता है तो तमाम कैंसिलेशंस हो जाती हैं और सिर्फ एक रास्ता रहता है। अगर एच बार, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, 0 की तरफ जाए तो फिर आप क्लासिकल रास्ते पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एच बार, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि छोटा है लेकिन 0 नहीं है, अगर उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन हर रास्ते से यहां तक पहुंचेगा। लिहाजा अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ता हूं और यहां पकड़ता हूं तो हो सकता है कि चांद पर भी उधर होकर आए, या कोई मरीख तक, या उससे आगे भी होकर आए। अलबत्ता जो जो इंटीग्रल फाइनमैन ने लिखा उसके अंदर इतनी कैंसिलेशंस हैं कि उसका चांस फिर ना होने के बराबर होता है, और चांस सबसे ज्यादा तो क्लासिकल रास्ते का होता है, जो सीधा रास्ता है, जो राह रास्त है, उसी का होता है सबसे ज्यादा। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं वो सारे पॉसिबल हैं अगर क्वांटम मैकेनिक्स होल्ड करता है, और अगर एच, यानी कि अगर एच बार 0 नहीं है। अच्छा, अब इससे आप श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। सो दिस विल गिव यू द फेमस इक्वेशन H psi equals, सॉरी मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये फाइनमैन का एक इतना बड़ा काम था, और इतना बड़ा इसलिए है कि इसने बड़ी आसानियां पैदा की हैं हमारे लिए। तो खास तौर पर जब आप क्वांटम फील्ड थ्योरी पर इसका इतलाक करते हैं तो उससे बहुत सी चीजें सहल हो जाती, आसान हो जाती, और अब मैं उसकी तरफ आने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं पाथ इंटीग्रल्स की बात छोड़ूं, मैं ये कहूंगा कि इसका इतलाक अब फिजिक्स की हर फील्ड के ऊपर होता है। आप कंडेंस मैटर ले लें, आप न्यूक्लियर फिजिक्स ले लीजिए, पार्टिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जहां जहां क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है उसको हम अब दो तरीकों से सोच सकते हैं कि हम या तो श्रोडिंगर के रास्ते से जा सकते हैं जो कि सीधा साधा है, अब वो तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के पहले कोर्स में पढ़ा लेते हैं, या फिर हम इसको इस पाथ इंटीग्रल के जरिए से समझ सकते हैं। तो पाथ इंटीग्रल के जरिए से जब हम समझते हैं तो उसमें ये तमाम मुमकिनात हमारे सामने आती हैं कि एक सिस्टम इस रास्ते से चलकर भी उधर पहुंच सकता है, उस रास्ते से भी चलकर पहुंच सकता है। लिहाजा अब हमारे सामने एक डेफिनेट प्रॉब्लम्स सामने आ जाता है जिसमें अब हम मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करके जान सकते हैं कि हाँ, अगर इस पे चला जाए तो क्या असरात होंगे, उस पर चला जाए तो क्या असरात होंगे, हम इस पर एवरेज कैसे कर सकते हैं। लिहाजा इस पाथ इंटीग्रल मेथड, जो पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, मैं समझता हूं कि ये फाइनमैन का सबसे बड़ा काम था। लेकिन शायद सबसे बड़ा काम मैं कह रहा हूं क्योंकि जो अगली बात मैं करने वाला हूं वो है फाइनमैन डायग्राम्स की। तो अब
मैं उसकी तरफ आता हूं। इसके बारे में अगर कोई सवाल हो, पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन के बारे में। हाँ, आपने कहा कि ना चांद से भी होकर आ ए, सकता है ए, पार्टिकल। हाँ, एक सेकंड आपको माइक देते हैं। हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है, ठीक। तो सर जिस तरह आपने कहा था कि ना चांद से भी होके आ सकता है पार्टिकल, ए से बी तक उसने जाना है। हाँ, सर मतलब ये है कि अगर बहुत ही लंबा पाथ ले लेता है पार्टिकल तो उसमें मतलब स्पीड ऑफ लाइट वगैरह की वायलेशन का मसला नहीं आ जाएगा? अगर बहुत ही दूर से, कुछ लिमिट्स नहीं होनी चाहिए इसकी, पूरी यूनिवर्स के चक्कर काट के तो नहीं पार्टिकल आ सकता ना ए से बी तक, क्योंकि उसी बहुत टाइम में बहुत 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 अच्छा आपने सवाल किया। अच्छा, तो ये तो मैंने बताया भी नहीं ना कि ये इनमें कितना फासला है, लेकिन चलिए अगर कोई फासला है तो हाँ, जितनी स्पीड ऑफ लाइट इजाजत देती है दूर जाने की, उसी के अंदर रहना पड़ेगा। अलबत्ता देखें, क्योंकि ये वर्चुअल पार्टिकल्स हैं तो उसमें ये कैद नहीं है, क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की बात नहीं आती। तो वर्चुअल पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकता है, अम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट, चलिए हाँ, मैं मानता हूं स्पीड ऑफ लाइट उसको महदूद करेगी, और जो बात मैंने की उसमें थोड़ा सा मुबालगा था। हाँ, लेकिन बहुत बहुत दूर जा सकता है। हाँ, ठीक है, वो भी ओके। इन्फिनिटी है, मतलब अगर उसके लिमिट्स में रहेगी तब भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स ही बनेंगे। तब भी बहुत दूर जा सकता। हाँ, हाँ, ओके। अच्छा, अब मैं आता हूं फाइनमैन के दूसरे बड़े काम पर, फाइनमैन डायग्राम्स। तो ये सन 1920-25 के बीच में पॉल डिराक ने एक इक्वेशन लिखी जो डिराक इक्वेशन कहलाती है, जिसको जब सॉल्व किया गया तो उसमें से ये पता चला कि पार्टिकल्स भी हैं, एंटी पार्टिकल्स भी। एंटी पार्टिकल वो जो पार्टिकल के बिल्कुल तरह है, ले उसी की तरह है, वही मास रखता है, लेकिन जिसका चार्ज उस पार्टिकल का उलट है। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको रिलेटिविटी के साथ भी शामिल कर दिया गया। अब अगला सवाल ये बना फिजिसिस्ट के लिए कि जब हम पार्टिकल्स को टकराएंगे आपस में तो उससे क्या बरामद होगा। हम क्या देखेंगे कि जब मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के साथ टकराता है, या प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ टकराता है, या इलेक्ट्रॉन किसी फोटॉन से टकराता है, तो जो उसके नतीजे में पार्टिकल्स निकलेंगे, जिनको अब हम पकड़ के उनकी स्पीड भी देख सकते हैं, तो ये प्रिडिक्शन करने की जरूरत पड़ी। इसका जवाब उसूली तौर पर तो इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन जब आप इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, इसको खोलते चले जाते हैं, तो फिर जैसे ही आप साथ साथ रिलेटिविटी भी इसमें शामिल करते हैं, तो जो फॉर्मूले हैं वो खूब लंबे होते चले जाते हैं। उनमें आप जरा सी भी अगर गलती कर लें थोड़ी बहुत, और उस जमाने में कंप्यूटर्स भी नहीं थे, तो बस सब कुछ बर्बाद हो जाता। दूसरे ये कि जब आप सिंपल से थोड़े से ज्यादा पेचीदा प्रोसेसेस की तरफ जाते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती। अच्छा, उस जमाने में तो ये 1940s की बात है। 1940s में ये फिजिसिस्ट सारे लगे हुए थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में,
एटम बम बनाने में। वो न्यूक्लियर फिजिक्स का दौर था। न्यूक्लियर फिजिक्स उस वक्त उसके बुनियादी उसूल दरियाफ्त हो रहे थे। ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके न्यूट्रॉन्स को कौन सी कुव्वत जोड़ के रखती है। ये पता चला कि जब आप उसके ऊपर एक हल्का सा न्यूट्रॉन मारते हैं तो वो क्यों टूटता है, उसमें फिशन कैसे पैदा होती है, उस फिशन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो बहुत जरूरी था ना बम बनाने के लिए। तो फाइनमैन उस वक्त कोई नौजवान था, कोई 24-25 साल का था, और या 30 साल का था कुछ। उस उसके आसपास बहुत मंझे हुए, बहुत ही तगड़े किस्म के फिजिसिस्ट थे, जैसा कि हांस बेटे था। हांस बेटे जिसको बाद में नोबेल प्राइज मिला। एडवर्ड टेलर था। एडवर्ड टेलर जिसने बाद में हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। उलनबेक था। हम्म ओपेनहाइमर। ओपनहाइमर था। ओपनहाइमर तो ये बहुत ही जूनियर आदमी था, लेकिन इस बंदे का दिमाग इतना आइंस्टाइन तेज नहीं था। है। आइंस्टाइन नहीं था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। आइंस्टाइन आइंस्टाइन, हाँ, आइंस्टाइन कभी बम बनाने पर राजी नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात कही, बाद में हम भूल जाते। आइंस्टाइन ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कराया था। उसने रोजवेल्ट को खत लिखा था, उसने कहा कि हिटलर बम बना रहा है, और उस वक्त हिटलर का बम प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। तो उसने कहा कि इससे पहले कि हिटलर के पास बम आ जाए, जरूरी है कि आ, अमेरिका और बरतानिया बम पर काम करें। और उस लेटर की वजह से शुरू हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि ये बम अगर बन गया, अगर ये इस्तेमाल हुआ, तो उसके क्या असरात होंगे इंसानियत के ऊपर, तो फिर उससे वो हट गया। और थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस पॉइंट नाउ। खैर, तो मुख्तसर ये कि फाइनमैन बहुत ही जूनियर फिजिसिस्ट था, लेकिन उसका दिमाग ऐसा था कि जो बड़े बड़े बाबे थे उस जमाने के, वो उसके पास आते थे कि ये प्रॉब्लम कैसे हल किया जाए। अच्छा, उस जमाने में लैम्प शिफ्ट डिस्कवर हुआ था, यानी कि एक बहुत ही बारीक इफेक्ट हाइड्रोजन एटम के अंदर, जो जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विलिस लैम्प ने मेजर कर लिया हुआ था। लेकिन अब थियरी ठीक है, उसका जवाब इन प्रिंसिपल इसके अंदर पिन्हा होना चाहिए, लेकिन इसे निकाला कैसे जाए, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो इतने लंबे बनते चले जा रहे हैं। तो जब ये बड़े लोगों ने, बेटे ने खास तौर, हांस बेटे ने खास तौर पर ये पूछा, ये सवाल रखा फाइनमैन के सामने, तो फाइनमैन का दिमाग जो है वो हमेशा पिक्चर्स की तरफ जाता था। और जो फॉर्मूले निकल रहे थे, उसने उसकी एक तस्वीरी शक्ल बनाई। उस तस्वीरी शक्ल को उसने एक कॉन्फ्रेंस में भी पेश किया। उसने कहा कि मैंने ये तस्वीरें बनाकर, हर तस्वीर जो है, हर फाइनमैन डायग्राम जो है, वो एक मखसूस मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ जुड़ा हुआ है, उसी से माखिज है। वो कहता कि मैं तस्वीरें बनाकर इसका जवाब निकाल सकता हूँ। उसने खट 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 करके ये फाइनमैन डायग्राम्स लिखे, उनको सॉल्व किया और कहा कि लो, ये आंसर। किसी ने उसकी बात नहीं मानी वहां पर। आइंस्टाइन भी था। आइंस्टाइन भी सर खुजाता रहा कि ये क्या बोल रहा है बच्चा। लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद, जब डायसन और फाइनमैन, मेरा ख्याल है दोनों ने अलग अलग काम किया, लेकिन अब ये फाइनमैन डायसन सीरीज कहलाने लगा, जिससे ये डायग्राम्स निकली। और आज सूरत हाल ये है कि जो भी कैलकुलेशन पार्टिकल फिजिक्स में होती है, वो फाइनमैन डायग्राम्स के इस्तेमाल से होती है। और जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ाते हैं, तो कोई 5वें 6ठे लेक्चर के बाद वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आ जाती है। वो जानते हैं कि फाइनमैन डायग्राम अगर यूं लिखा हुआ हो, तो उसके साथ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मंसूब है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनमैन डायग्राम के अंदर होता क्या। तो मिसाल के तौर पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप
थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसको शामिल करें, दोनों को जोड़ें, और जोड़ना भी इतना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जुड़ गया, ये जोड़े गए, तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कि इनके बीच में जो कुव्वत कार फरमा है वो इस सबब है कि यहां से एक फोटोन छूटता है जो यहां पकड़ा जाता है, और फिर यहां से वो वापस यहां आता है। मगर जब आप उसका, जब सिर्फ फॉर्मूले होते हैं तब बात समझ में नहीं आती। अब जो तस्वीर मैं बनाऊंगा उससे ये बात इतनी वाजे हो जाएगी। तो फर्ज कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन मैं यूं, एक एक मैंने लकीर खींची हुई है, ये लकीर इलेक्ट्रॉन की है। एक चार्ज, अच्छा बेशक ये खड़ा हो, साकिन हो, फिर भी मैं लकीर यहां खींचूंगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी खड़ा हो या हरकत में हो, उसके लिए भी मैं एक लकीर बनाऊंगा। अब जो फाइनमैन ने इसको और रिलेटिविटी को जोड़ा, उससे फिर जो एम्पलीट्यूड निकलता, मैंने एम्पलीट्यूड का लफ्ज पहले भी इस्तेमाल किया था कि एम्पलीट्यूड वो है जिसका अगर आप मुरब्बा लें तो उससे इम्कान, प्रोबेबिलिटी आप हासिल करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ये बनता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोन छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, उसी फोटोन को पकड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहा, ये भी वैसा ही रहा। बीच में एक फोटोन यहां से निकला, उधर पकड़ा गया। ये हकीकी फोटोन नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल फोटोन, दिस इज ए वर्चुअल पार्टिकल। हाँ, कितनी दूर जा सकता है? वेल, इट्स लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन चलिए। अच्छा, अब ये दरअसल एक एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने खींचता कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स यूं आए, इनके बीच में कोई चीज एक्सचेंज हुई जिसके नतीजे में इन पर कोई फोर्स अमल करती है, और आ, एक यहां चला जाता, एक यहां चला जाता। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन अब हम इसको यूं समझ भी सकते हैं कि इधर से एक फोटोन निकला। अच्छा, फोटोन क्यों निकला? फोटोन को एनर्जी कहां से मिली? ये क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे अता की, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी कभी मुस्तकिल नहीं रहती, इसके अंदर भी ऊंच नीच हो सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। थोड़ी देर के लिए इस फोटोन को एनर्जी इन फ्लक्चुएशंस ने दी, जिसकी वजह से पैदा हुआ, फिर वो फोटोन फना हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जितने वक्त के लिए ये सफर कर सका, उस वक्त वो इस पे मुनहसर है कि इनमें फासला कितना है, और वो फासला अगर कम हुआ तो इनके बीच में जो कशिश है या जो धकेल है वो ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये फोटॉन्स के लिए, लेकिन अगर ये कोई और फोटोन, आप जानते हैं कि उनका मास सिफर होता, लेकिन ये मिसाल के तौर पर एक Z0 बोसॉन भी हो सकता है जो प्रोटॉन से तकरीबन 90 गुना ज्यादा भारी है, और ये भी वक्ती तौर पर यहां से निकल सकता है। इसी की वजह से अब ये क्योंकि इतना भारी होता है Z0 बोसॉन, वो जो सलाम और वाइनबर्ग ने प्रिडिक्ट किया था,
लेकिन ये भी इनके बीच में कशिश का बायस हो सकता है, और जिसे वीक इंटरेक्शंस कहते हैं, वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि फोटोन के अलावा इनके बीच में एक Z0 बोसॉन भी जा सकता। अच्छा, तो इससे देखें कि कितनी आसानी पैदा हो गई। अब इससे अगर हम आगे चलें तो हर किस्म की चीज मुमकिन है, लेकिन अब मैं ये बताता हूं कि फर्ज कीजिए कि एक इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एंटी पार्टिकल्स को फाइनमन डायग्राम्स में कैसे शामिल किया। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी डेस्टिनेशन पे किसी एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जहां पर इंटरेक्शन होने वाला है, तो ये तीर इसकी तरफ है। लेकिन अगर ये एक एंटी पार्टिकल है, अच्छा ये देखें यहां टाइम टाइम ये टाइम की समत में है। टाइम आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के आगे चलने के साथ टाइम बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन अगर एंटी पार्टिकल हो तो सो दिस इज पार्टिकल, अगर एक एक एंटी पार्टिकल इसी जगह पर गामजन है, उसी की तरफ जा रहा है, उसकी समत आप ये दिखाएंगे, उल्टा दिखाएंगे। टाइम runs the other way for antiparticles. This was Feynman's very, very great intuition कि पार्टिकल उस तरफ, हाँ फिजिकली देखें, फिजिकली पार्टिकल एंटी पार्टिकल में कोई फर्क नहीं है। पॉजिट्रॉन, अरे भाई पॉजिट्रॉन तो आजकल तो हम ऐसे चुटकी बजाकर बना सकते हैं, वो तो हर वक्त निकलते रहते हैं। वो जब कोई न्यूक्लियस टूटता है बीटा डिके से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, कुछ दूसरे न्यूक्लियाई जिनमें से पॉजिट्रॉन्स उस तरह से निकलते हैं। देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट पॉजिट्रॉन्स, सिर्फ ये कि उसका चार्ज उसका उलट है। अलबत्ता अगर एक पॉजिट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, देन यू विल ड्रॉ इट द अदर वे। अब फर्ज कीजिए कि एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराए जाते हैं, और क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। हम लेबोरेटरियों में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को हर वक्त टकराते रहते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन तो उसको फाइनमैन डायग्राम्स में आप यूं देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसकी तरफ जा रहा है, ये पॉजिट्रॉन है जो इसकी तरफ जा रहा है। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को खत्म करते हैं, उसमें से सिर्फ एनर्जी रह जाती है, एनर्जी और मोमेंटम रह जाते हैं, एक वर्चुअल फोटोन बनता है। अब ये वर्चुअल फोटोन ये अब सचमुच का फोटोन नहीं है, ये मैं इसे ख्याली नहीं कहूंगा, ये एक मेरा ख्याल है वर्चुअल का लफ्ज वर्चुअल ही रहने दिया जाए। इस वर्चुअल फोटोन से अब हर किस्म का अलम गलम निकल सकता। ये भी हो सकता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर निकले। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन, यहां देखें हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को टकराया, उससे फिर ये वर्चुअल फोटोन बना, उस वर्चुअल फोटोन से फिर एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अब हर किस्म की चीज निकल सकती। ये छोड़ी, यहां से
क्वार्क्स निकल सकते हैं। यहां एक क्वार्क अप क्वार्क बन सकता है, यहां पर एंटी अप क्वार्क उससे निकल सकता, उस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो सबसे भारी क्वार्क है, इतना भारी है कि वो प्रोटॉन से 90 गुना बड़ा है, भारी है। टॉप क्वार्क भी बन सकता है, एंटी टॉप क्वार्क भी बन सकता है। अगर आपने इसको काफी एनर्जी दी, काफी एनर्जी से टकराया, तो इधर एक हाथी भी निकल सकता, इधर एक एंटी हाथी निकलेगा। एनीथिंग, एनर्जी। अच्छा, तो इस वर्चुअल फोटोन में अगर काफी एनर्जी हो तो हर चीज यहां पर मुमकिन है। ओके, इस तरह से हमने क्वांटम हमने क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स को टेस्ट भी किया है। इस तरह से बेसिक पार्टिकल फिजिक्स के मुख्तलिफ मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। तो इसके पीछे एक फाइनमैन डायग्राम के पीछे एक कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनमैन डायग्राम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब जिस चीज ने फिजिसिस्ट को बेहद परेशान किया था शुरू के दिनों में, वो ये फाइनमैन डायग्राम था कि चलिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसने फोटोन छोड़ दिया। अब ये फोटोन वर्चुअल है। हाँ, अगर इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता, कोई दूसरा पॉजिट्रॉन मिल जाता, दूसरा क्वार्क या कोई सा भी चार्ज मिल जाता, तो ये उसके साथ जुड़ जाता वैसे। लेकिन इसको तो वापस आना ही आना है। आएगा तो कहाँ आएगा? इसको कोई चार्ज की तलाश है, तो ये इधर आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन, जैसे ये है ना कि ये फोटोन ऊपर गया, उसी को इलेक्ट्रॉन ने पकड़ लिया। इसके पीछे भी एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में अब आपको हर मोमेंटम के फोटॉन्स, वो जो कम एनर्जी निकल कर निकले हैं, वो जो ज्यादा एनर्जी लेकर निकले हैं, वो सारे आपको शामिल करने होंगे। तो जब आप इस डायग्राम को कैलकुलेट करते हैं, तो फिर परेशानी शुरू होती है। परेशानी इसलिए कि दिस डायग्राम gives an answer which is infinity. और इससे तो आप बच भी नहीं सकते। ये आपके फाइनमैन रूल्स बताते हैं कि इसको हर सूरत, हर हाल में शामिल करना है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपने इससे या आइंस्टाइन्स थियरी से तजावुज किया है, उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा आप पर यह लाजिम होता है कि इससे कैलकुलेट करें। लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर आता। तो शुरू में लोगों ने कहा कि अरे ये तो फिर फिजिक्स की मौत आ गई। जब इन्फिनिटीज आती हैं तो क्या किया जाए? तो फिर ये पूरा नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसको रीनॉर्मलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। यानी कि ये जो इन्फिनिटी है, इसको कहीं ऐसी जगह पे छुपाया गया कि जो
एक्चुअल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं, जो फाइनल आंसर जो आप एक्चुअली जाकर मेजर करते हैं, उनके ऊपर इस इन्फिनिटी का असर होता है, इस डायग्राम का असर होता है, लेकिन इससे कोई इन्फिनिटी नहीं पैदा होती। ये बिल्कुल सही मिकदार में वहां पर आ जाता है ताकि अब इसकी कोई खिलाफ वर्जी ना हो, आइंस्टाइन रिलेटिविटी की खिलाफ वर्जी ना हो। और फिर जब आप इसको मैच करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, तो फिर बड़ा सुकून होता, क्योंकि यू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू शुड। तो ये जो रिनॉर्मलाइजेशन थ्योरी थी, इसके ऊपर फिजिसिस्ट ने 30-40 साल लगाए, आखिर इस मसले को अब हमेशा के लिए हल कर दिया गया। बहुत ही ये लंबा, कॉम्प्लिकेटेड, मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड सिलसिला था, लेकिन अब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए। अलबत्ता जब आप रिनॉर्मलाइजेशन टू ऑल ऑर्डर्स पढ़ाते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी में, उसमें भी तो पूरा साल लग जाता है, कोई इतनी आसान चीज नहीं। एक तो ये मैं आपको बताता चलूं कि डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर फोटोन मैंने ग्लूऑन डाल दिया, लेकिन चलिए फोटोन है। फिर यानी कोई हद नहीं कॉम्प्लेक्सिटी की, और पूरे के पूरे इधर इस तरह के लैडर्स हो सकते हैं, इनको लैडर डायग्राम्स कहते हैं। अब सोचें कि जो डायग्राम मैंने पहले लिखा था उसमें एक लूप था, इसमें 100 लूप्स हो सकते हैं, यानी कि उसकी जो इन्फिनिटी, उस इन्फिनिटी को 100 गुना या टू द पावर 100 आपको करना होगा। लिहाजा ये इस तरह के डायग्राम्स को रीनॉर्मलाइज करना ये कोई इतना आसान काम नहीं, लेकिन ये अब सब कुछ हो गया। तो फाइनमैन डायग्राम्स एक इतनी जरूरी चीज बन गई है हर फिजिसिस्ट के लिए कि वो तो हम शुरू ही में पढ़ा लेते हैं। अलबत्ता अब देखिए, इसमें एक खराबी है। खराबी इस लिहाज से, बज़ाहिर एक खराबी है, लोग समझते हैं कि असल में खराबी है, कि ये जो इसको इस जगह पे जहां इलेक्ट्रॉन एक फोटोन खारिज करता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स के साथ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आता है, so every vertex carries the charge of the electron E. अब ये कहां से आया? It comes from the approximation where you assume E is small. अब एक्चुअली चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक लिहाज से छोटा तो है, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स करें तो वहां ई की बजाय स्ट्रॉन्ग चार्ज आ जाता, जो कि छोटा नहीं तस्वुर किया जा सकता। लिहाजा लोगों ने हमेशा से ये समझा कि हाँ, ये फाइनमैन डायग्राम्स है तो बड़ी खूबसूरत चीज, तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, मगर ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। और खास तौर पर ऐसे फिनोमेना जो बेसिकली नॉन पर्टर्बेटिव है, यानी कि जिसमें आपको मुकम्मल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, उसके लिए नाकाफी है। तो इसका एक मुखालिफ नजरिया है, और मैं फिर इसके बाद आगे चलता हूं। वो मुखालिफ नजरिया इस
फिजिसिस्ट का है, टूफ्ट टूफ्ट एंड और वेल्थमैन, ये दो। इन दोनों को भी नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला इसलिए कि जो सलाम और वाइनबर्ग ने थियरी पेश की थी वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस की, उसमें रीनॉर्मलाइजेशन वो नहीं कर पाए थे। रीनॉर्मलाइजेशन जो कि बहुत जरूरी है एक मुस्तनद थियरी के वास्ते, लेकिन वाइनबर्ग ने बड़ी कोशिश की, सलाम ने भी कुछ हल्की फुल्की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए उसमें। टूफ्ट उस जमाने में फेल्टमैन कहते हैं शायद, हाँ, फेल्टमैन का स्टूडेंट था, और वो भी ऐसे ना, फाइनमैन है, बड़ा खपती था, बहुत उसका दिमाग बड़ा तेज था, और उसने सोच लिया कि कैसे इसको रिनॉर्मलाइज किया जा सकता। अच्छा चलिए, वो नोबेल प्राइज तो उसके लिए मिला, लेकिन जो दूसरी बात मैं करने लगा था, तो टूफ्ट और वेल्टमैन इन्होंने कहा कि देखें, अगर आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी की रूह जाननी है तो आप इक्वेशंस को भूल जाएं, आप शुरू करें फाइनमैन डायग्राम से, शुरू करें इस फाइनमैन डायग्राम से। वैसे तो उलट था ना, कि आप जो बुनियादी थियरी है उससे आप फाइनमैन डायग्राम्स तक पहुंचे थे। वो कहते नहीं, उतनी ही अच्छी चीज और उससे बेहतर चीज ये है कि आप फाइनमैन डायग्राम्स को एक्चुअल फिजिक्स समझें और उधर से फिर आप नॉन पर्टर्बेटिव फिनोमेना की तरफ जाएं। तो उसमें मेरा ख्याल है इससे लोगों को कुछ खास इख्तलाफ नहीं हुआ और ये बात चल गई है। मैं सिर्फ ये इसका जिक्र कर रहा हूं कि ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है। तो जिसे लार्ज एन थियरीज कहते हैं, वो टूहुफ्ट ने सबसे पहले उसका रास्ता दिखाया था, और वो इस तरह से कि फाइनमैन डायग्राम्स आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स और फिर बाकी बातें उसके बाद आती हैं। अच्छा, तो ये दो फाइनमैन के बड़े बड़े काम थे, और मैं बस अपनी बात फाइनमैन और जिन भूत उस पर खत्म करूंगा। देखें, मुझे पता नहीं आप लोग जिन भूत में मानते हैं कि नहीं, लेकिन मसला ये बन जाता है कि जब आप कैलकुलेशंस करने लगते हैं ना, और खास तौर पे ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी है उसको उस शक्ल में ढाला जाता है, तो उधर गोस्ट पार्टिकल्स आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूं। सो माय लास्ट विल बी Feynman and Gauss। जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी, हम उसको अगर एक फील्ड थ्योरी की शक्ल दें, जो कि मुमकिन है, तो उसमें उससे हम ये जानते हैं, ये जान सकते हैं कि अगर एक मास हो, उस मास को हम एक ऐसी लकीर के साथ मंसूब कर सकते हैं, ये जिस वर्टेक्स पे पहुंचेगा, इस वर्टेक्स से वो फोटोन नहीं छोड़ेगा, इस वर्टेक्स से वो एक पार्टिकल छोड़ेगा जो ग्रेविटी का पार्टिकल है, जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। तो जिस तरह एक फोटोन दो चार्जेस के बीच में कशिश पैदा करता है या धकेल पैदा करता है, एक मास और दूसरे मास के बीच में जो कशिश है, उनके बीच में धकेल कभी नहीं हो सकती, ये हम प्रूव कर सकते हैं, हमेशा कशिश है। तो जो कशिश है वो
इस ग्रेविटॉन की वजह से पैदा होती है। लिहाजा अगर कोई दूसरा मास है तो ये ग्रेविटॉन यहां से यहां जाएगा, और बिल्कुल जैसा कि चार्जेस के लिए होता है वैसा यहां पर आप एक फाइनमैन डायग्राम लिख सकते हैं। अलबत्ता इस वर्टेक्स के ऊपर आप ई नहीं डालेंगे, तो असल में इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल करना होगा। इधर मैं चलिए डैश लाइन लगाता हूं, तो ग्रेविटॉन इज द डैश लाइन। तो ग्रेविटॉन यहां से यहां गया, इस वर्टेक्स के ऊपर मास आएगा, मास एंड द कपलिंग कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो अगर तो सिर्फ ये चीज हो ना, तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इससे आप ऐसे बरामद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ, चार्ज ऑफ वन चार्ज ऑफ द अदर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वो तो कूलॉम्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है? mass of one mass of two divided by the square of the distance। वो दोनों चीजें ऐसे ही डायग्राम से निकलती है, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। मसला इधर आता, इस तरह के डायग्राम्स में ये मसला पैदा होता, और इसको बॉक्स डायग्राम कहते हैं। अब बॉक्स डायग्राम अगर आप शामिल करें तो उससे एक खराबी पैदा हो जाती है। न सिर्फ ये इंफिनिटी है, लेकिन उस इंफिनिटी को आप रिनॉर्मलाइज नहीं कर सकते। लिहाजा दो बहुत बड़े नाम हैं क्वांटम फील्ड थियरी में, फाडेव और पॉपोव। इन्होंने कहा कि गोस्ट होने चाहिए, ऐसे गोस्ट पार्टिकल्स होने चाहिए जो असल वजूद नहीं रखते, लेकिन जिनका थियरी के अंदर होना जरूरी है। यानी कि जब आप शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा, पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटॉन्स हैं, और इनके अलावा ये जिन भूत हैं, जिन भूत के जर्रे। तो उससे फिर आप वो अगर आप शामिल करें तो फिर ऐसे डायग्राम्स जो थियरी को खराब करते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं, वो कैंसल आउट हो जाते हैं, और फिर हर चीज ठीक हो जाती है। अच्छा, लेकिन फाइनमैन ने इसका बड़ा आसान हल निकाला। उसने कहा कि मुझे कोई जिन भूत की जरूरत नहीं, सिंपली इग्नोर दीज डायग्राम्स। इफ यू इग्नोर दीज डायग्राम्स, यानी हमें सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। हाँ, उसने कहा कि इसमें कुछ मजीद सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, और फिर बाद में उसका इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया। लेकिन उसने कहा कि यू डोंट नीड गोस्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसकी एक कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है जितनी की दूसरी है। इसके अलावा फाइनल ने और क्या कुछ किया, उसने क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया दिया। जो पहला आइडिया था वो फाइनमैन का दिया हुआ था क्वांटम कंप्यूटर्स का, लेकिन वो फिर हम किसी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टॉप। आप चेक। सर ये जो फाइनल डायग्राम से इनको हम कंपोज भी कर सकते हैं? कंपोज करके क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही कंप्लीट फाइनल डायग्राम हो और फिर उसके आगे से एक कंपोजिशन की जा सकती हो?
या एक मिनट। क्वेश्चन ये है कि क्या हम फाइनमेंट डायग्राम्स को कंपोज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या फिर एक कंप्लीट यूनिवर्स के लिए या जितने भी पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं उनके लिए कंप्लीट कोई इन्फिनिट टाइप की कोई डायग्राम बन सकती है? अच्छा देखिए, फाइनमैन डायग्राम में यह है कि वो एक मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजाद किए गए। मिसाल के तौर पर आप दो प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कि उन प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स हैं, इस प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स हैं, ग्लूऑन्स हैं, उस प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स हैं, ग्लूऑन्स हैं। तो ये जमगठा क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का इधर है, ये जमगठा इधर है, और फिर जो चीज इससे बरामद हुई, हर किस्म की चीज इससे निकल सकती है, इंक्लूडिंग द क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जो कि कायनात की इब्तिदा में था। अच्छा, तो इसको इन फाइनमैन डायग्राम्स को कैलकुलेट करते करते एक फिजिसिस्ट की जिंदगी भी निकल जाती है। कम से कम कुछ साल लग जाते हैं कैलकुलेट करने सब कुछ। हर मखसूस प्रोसेस के लिए फाइनमैन डायग्राम्स होते हैं। तो आप पहले बता दें कि किस चीज को किस चीज से टकरा रहे हैं, तो उसके बाद फिर फाइनमैन डायग्राम्स आपको बताएंगे कि मुमकिनात क्या हैं। क्या आप फाइनमैन डायग्राम्स को कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, इस सेंस में कि जैसा कि जैसा कि यहां पर दो मासेस आपस में टकराते हैं, उसके नतीजे में दो मासेस बनते हैं, वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस, ये अगर इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो हाँ, सीक्वेंशियली आप इनको ऐड करते चले जा सकते हैं, वो मुमकिन है। लेकिन शायद आपका सवाल इससे मुख्तलिफ है। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था क्योंकि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू तो चल रहा है ना आगे, जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं भले दो के लिए भी हो। तो सो क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से क्या फाइनमैन डायग्राम्स इवॉल्व होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? पहले कोई सिंपल डायग्राम हो, फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और फिर अगर हम नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। हो सकता है फाइनमैन डायग्राम्स का क्या चीज? एवोल्यूशन ऑफ फाइनमैन डायग्राम्स हम नहीं, एवोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन आप उनको जमा कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली ऐड अप एन इन्फिनिट नंबर ऑफ फाइनमैन डायग्राम्स। तो अगर हम ऐड करते हैं तो उससे फिर एक और नई फाइनमैन डायग्राम उससे एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकलता है ना। बट एक नई फाइनमैन डायग्राम भी आती नहीं, देखें, मैं फिर से फाइनमैन डायग्राम की जरूरत के बारे में जो कहा था सो दोहराता हूं। आप कोई मखसूस फिजिकल प्रोसेस शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, दो एटम्स टकरा दिए, एक फोटोन और एक डब्ल्यू बोसॉन टकराया, इसको उससे टकराया, तो उसके नतीजे में क्या बरामद होगा? फाइनमैन डायग्राम्स आपको उसका जवाब देते हैं। है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो फाइनमैन पाथ इंटीग्रल्स है और डायग्राम्स है, इनका आपस में भी कोई लिंक हो सकता है? हाँ 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 हाँ, बहुत 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 अच्छा लिंक है। फाइनमैन पाथ इंटीग्रल्स अगर आप पुराने तरीके से करें ना, तो अगर आप जैसे डायसन ने लिखा था पर्टर्बेशन थ्योरी, तो उस पे तो जान निकल जाती है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, आपको ये सबका ख्याल रखना पड़ता। लेकिन जब आप, तो उससे फाइनमैन डायग्राम डिराइव हो जाते हैं, और इसी तरह से शुरू में डिराइव किए गए थे। लेकिन जब ये फाइनमैन पाथ इंटीग्रल आम हो गया, तो उसके बाद फिर फाइनमैन डायग्राम्स, जो रूल्स बनते हैं फाइनमैन डायग्राम्स के, वो डिराइव करना बड़ा आसान हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि गोस्ट पार्टिकल और वर्चुअल पार्टिकल क्या सेम नहीं है? नहीं नहीं, ये हाइपोथेटिकल है ये ज़्यादा? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे है कि देखें, जैसा कि एक फोटोन है, फोटोन वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है।
लेकिन गोस्ट हमेशा वर्चुअल होगा. वी नेवर सी रियल गोस्ट. तो इसीलिए मैंने कहा कि यू नेवर सी रियल गोस्ट. सर मेरा सवाल है सर जो फोटोन है वो स्पिन 1 पार्टिकल है और ग्रेविटॉन स्पिन 2 है, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में ऐसा क्या फ़र्क है जिसकी वजह से जो फोटोन है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों कॉज कर सकता है, लेकिन जो ग्रेविटॉन है वो सिर्फ अट्रैक्शन कॉज करता है? तो ख़ास इनमें फ़र्क किस चीज़ की वजह से ये चीज़ आ रही है कि एक केस में सिर्फ अट्रैक्शन है, एक में दोनों है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. वाई डोंट यू हैव एंटी ग्रेविटी, दूसरे लफ्जों में. देखिए, मैं कैलकुलेशन करके बता सकता हूं, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता कि क्यों ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव रहती है. ये स्पिन 2 की क्या बात है, जैसा कि आपने कहा ग्रेविटॉन स्पिन 2 पार्टिकल है, इसके सबब हमेशा मैटर को अपनी तरफ खींचेगा. शायद कहीं पर किसी के पास कोई अच्छा जवाब हो, लेकिन मैं ये कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों. सर आपने मेंशन किया था ना कि हम प्रूव कर सकते हैं, बीच में आपने कहा था कि ना ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्ट करती है, आपने मेंशन किया था, तो मतलब किस तरह? तो यही बात है ना, क्योंकि स्पिन 2 है, जैसा कि आपने कहा, तो क्योंकि ये स्पिन 2 पार्टिकल है, जब आप इसको फाइनमैन डायग्राम में डालते हैं और उससे कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा हमेशा अट्रैक्शन आपको मिलता है, कभी आपको रिपल्शन नहीं मिल सकता. तो इसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन शायद किसी के पास कोई अच्छा जवाब हो. अच्छा सर, और ये जो ये जो फर्डी पॉप ऑफ गोस्ट हैं, आपने कहा था कि फाइनमैन ने कहा कि इनको अगर हम निकाल दें तो उससे मसला हल हो जाता है, तो मतलब उनको तो शामिल ही इस वजह से किया गया था कि ताकि ये बॉक्स डायग्राम को मतलब हम इंक्लूड कर सकें. तो अगर निकाल दिया फिर तो वापस उसी सिचुएशन में नहीं चले जाएंगे जिसमें हम शुरू में थे? तो हाँ हाँ, लेकिन समझ गए. बिल्कुल सही. फाइनमैन ने ये कहा कि इनको छोड़ ही दो, इनको छोड़ ही दो तो बेहतर है, फिर यूनिटैरिटी आपकी कायम हो जाएगी, यानी कि आपकी थ्योरी में वो कंडीशन फुलफिल होगी जो उसे फुलफिल करनी चाहिए. फाडेव पॉपॉव इससे एक स्टेप आगे है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्यों हो कि हम कुछ डायग्राम्स को मर्जी से छोड़ दें. तो इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि हमें एक ऐसा पार्टिकल इजाद करना चाहिए, घड़ना चाहिए. मनगढ़ंत चीज है, ठीक है, लेकिन कम से कम वो फिर उस चौखट के अंदर आ जाता है, तो फिर आप सारे रूल्स जो आप पर लाजिम होते हैं वो अप्लाई करेंगे और कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा. तो ये बहुत अच्छी. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस शख्स की इतनी दूर की सोच थी कि उसने कहा कि ये बॉक्स डायग्राम ये नहीं होने चाहिए. फाइनमैन फाडेव पॉपॉव ने उसके 20 साल के बाद ये काम किया और ठीक है, एक ही नतीजे पे पहुंचे, बट ही एंटिसिपेटेड ऑल दैट. अच्छा सर, आपने कहा था सर कि मतलब वो जिस तरह पहला मेरा सवाल था कि ना एंटी ग्रेविटी नहीं हो सकती, तो डार्क एनर्जी की जो नेचर है अभी तक हमें नहीं पता कि असल में वो चीज़ क्या है. तो आइंस्टाइन तो यही कहता था कि डार्क एनर्जी इज नथिंग बट द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट. कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आप शामिल कर दें आइंस्टाइन इक्वेशन में तो डार्क एनर्जी एक्सप्लेन हो जाएगी, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हम उसको तस्लीम कर लें फिर तो वो बात हो जाती है ना कि ग्रेविटी कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. डार्क एनर्जी सिंपली अ रिपल्सिव टाइप ऑफ ग्रेविटी, और जो लैम्डा और जो ट्रेडिशनल ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव है, इस तरह. नहीं 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 नहीं, देखें, नहीं, ये बात ठीक है कि आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को जीरो कर दिया था, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था. डार्क एनर्जी डज नॉट इम्प्लाई अ रिपल्सिव ग्रेविटी. ग्रेविटी हम किसको कहते हैं, अब थोड़ा सा हम टेक्निकल हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप वो लैग्रांजियन लिखें जो जो मिनिमल लैग्रांजियन है ग्रेविटी का, तो उसमें से सिर्फ अट्रैक्शन ही निकलती है. उस मिनिमल लैग्रांजियन में लैम्डा नहीं आता. लैम्डा तो यूनिवर्स के लिए है ना. अच्छा, अब वो
डार्क एनर्जी किस सबब से मौजूद है, हम दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का क्रिएट होना और फिर वो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि कर्वेचर उसकी वजह से आता। इट्स ग्रेविटी की आखिरी शक्ल क्या होगी कोई नहीं जानता, लेकिन जो आइंस्टाइन ग्रेविटी है उसके अंदर कोई रिपल्शन मुमकिन नहीं। सर फाइनमैन को नोबेल प्राइज किस काम पे मिला था? फाइनमैन को नोबेल प्राइज मिला था ये वीक इंटरैक्शंस के ऊपर। ये जो गेलमान और फाइनमैन दोनों को साथ मिला था, अब मुझे याद नहीं, साथ नहीं मिला था। वो तो सिर्फ श्विंगर और टोमनाग और फाइनमैन को एक साथ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल देखो, वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे मिला था, क्यूईडी पे मिला था। हाँ, गेलमान को तो वी माइनस ए पे मिला था। यस, फाइन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो फाइनमैन डायग्राम्स हैं, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन रिनॉर्मलाइजेशन उस काम पे मिला था। साथ साथ श्विंगर और टोमोनागा को मिला था। तो श्विंगर बहुत सीनियर शख्स था, हार्वर्ड में था। टोमोनागा जापानीज, और जो काम ये जो फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस एंड फोटॉन्स, ये काम है, ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है। तो इसको रिफाइन करना, फिर इससे प्रिडिक्शंस हासिल करना, जैसा कि लैम्प शिफ्ट है, तो इस काम के लिए मिला था। या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सर एक और क्वेश्चन है, जैसा डाइसन का एक है सर कि एटम्स मेक कॉन्शियस चॉइस, जिसके ऊपर काफ़ी साइंसदान ने फिर बाद में अपनी बात की, तो इससे रिलेटेड फिर कुछ रीजन है? डू एटम्स मेक अ कॉन्शियस चॉइस, उससे आगे मैं ये सवाल कर सकता हूं कि डू इलेक्ट्रॉन्स मेक अ कॉन्शियस चॉइस। हाँ, देखें, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचना है। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन्स राह रास्त पे चलते, सही वो जानते कि उन्हें करना क्या चाहिए, तो वो यूं जाते। लेकिन वो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ेंगे तो एक रास्ते पे चलेगा ना। अब उस इलेक्ट्रॉन ने खुद फैसला किया, क्या वो अपनी मर्जी से अपना मुस्तकबिल तय करता है? क्या वो खुद मुख्तार है? तो एटम को छोड़े, इलेक्ट्रॉन पर बात आती है। डू इलेक्ट्रॉन्स मेक चॉइसेस? डू इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्री विल? थैंक यू। ठीक है, उधर तो सर इसका क्या मतलब है, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो खुद से ही ये सारा कुछ प्रोसीजर हो रहा होता है उनका? थोड़ी वजाहत करें। मतलब कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर सीधा चल के जाएगा पॉइंट बी तक, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है वो कहीं से भी जा सकता है, तो मतलब ये जो उनकी हरकत होती है, चॉइसेस, ये खुद ब खुद ही हो रही होती है। भाई देखें, हमें पहुंचना है, मुझे पहुंचना है आप पारा। मैं कश्मीर हाईवे से भी जा सकता हूं, मैं अपने सीना रोड से भी जा सकता हूं। मैं इस चीज को देखना चाहूंगा कि मेरा पेट्रोल कितना कम से कम खर्च होता। जो एक्शन मैं मिनिमाइज करूंगा ना, जो हर चीज की बुनियाद है, जो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल भी है, उसको मैं कम से कम करना चाहूंगा। अच्छा, फर्ज कीजिए कि कश्मीर हाईवे और इब्न सीना दोनों से बराबर पेट्रोल खर्च होता है, तो फिर मैं किस पे चलूं? फिर ये मेरी मर्जी होगी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी मुमकिन है कि इस पर जाए, ये भी है कि इस पर जाए। अगर वो बराबर एक्शन के हैं, इक्वल एक्शन पाथ्स हैं, then which will it take? It will take one or the other. अब आप क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन
वैसे ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सफर तय करता। तो अगर आप उसके बारे में कहें तो फिर आप मेरे बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये भी मजबूर है या खुद मुख्तार है। सर मेरे क्वेश्चन को ये जो मुझे वर्चुअल फोटोन है ये डिटेक्टेबल है, यानी आप उसको जिस तरह बाकी एक्चुअल फोटोन को डिटेक्ट कर सकते हैं उसी तर्ज पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि जो फेनमैन डायग्राम इक्वेशंस है इसका सन में तो सारा मेरे ख्याल में यही चल रहा होगा, इसी का मेजर पार्ट यूज़ किया जा रहा होगा, क्योंकि सन में ये बहुत रेलिवेंट है सन का जो मैं उसके हवाले से इस पर कमेंट। और दूसरा सर ये जो दूसरा फिजिकल मीनिंग है, ये जो आपने सेकंड वाला बताया कि दो वर्टिसेस बन रहे हैं ग्रेविटेशन के, ये जो नीचे एरो का मुझे समझ नहीं आया कि करिए इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। एक तो उसका अपना पाथ है। ये उल्टा हो गया ऐसे। हाँ जी, अच्छा सॉरी सॉरी गलत हो गया। हाँ हाँ फिर ठीक है सॉरी मैं इधर कंफ्यूज। हाँ अच्छा, तो वर्चुअल पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन नो, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं निकलते। अब जैसा कि मैं माजर चाहूंगा फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट जो है जो आइंस्टाइन का है उसको फिर अदर वे राउंड कैसे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि फोटोन जाके एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बनाता है और दो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके एक फोटोन भी बना सकता है, वो उसको थोड़ा सा बहुत सी चीजें आपने सॉरी पर अब एक की बात करते हैं। तो अब फर्ज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होता है तो एक फोटोन छोड़ता है जिसको हम देख सकते हैं। ये रियल फोटोन है। जिस चीज को हम देख सकते हैं जो एक्चुअली यहां से वहां तक पहुंच सकता है, फासला तय कर सकता है, उसे हम रियल कहेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये एक फोटोन छोड़े। मैं ज्यादा ग्लूऑन्स का आदी हूं इसलिए ये रियल है, ये वर्चुअल। अब आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि क्या इस वर्चुअल फोटोन को हम देख सकते हैं, लेकिन जितने फोटॉन्स रेडिएट होंगे एक इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट होने से, अगर मैं इसको शामिल ना करूं तो फिर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों मैच नहीं करेंगे। लिहाजा ये महज थियोरेटिकल है, लेकिन थियोरेटिकल का होना जरूरी है, वगरना आपकी थ्योरी गलत हो जाती है। अच्छा, तो ये जवाब आपके पहले सवाल का। दूसरा क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, दोनों एक रियल होते हैं। अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये है कि रोशनी आती है, नहीं किसी मटेरियल पर लगती है ना, एक फोटोन आता है, इधर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, जो भी है। फोटोन ने उनसे उनको किसी एक को टक्कर मारी, उसके साथ तसादुम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकल आया। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से आजाद होके निकला। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलिजन। तो ये रियल इलेक्ट्रॉन है, ये रियल फोटोन है, दोनों रियल हैं। वो जो आपने फोटोन
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो इंटरेक्शन दिखाया था उसमें आपने कहा था कि वो जो फोटोन है वो वर्चुअल। हाँ, वो वर्चुअल है, वो वर्चुअल है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक पॉजिट्रॉन आता है, हालांकि इस तीर दूसरी तरफ है, लेकिन दिस इज गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम, और ये फोटोन निकलता है। ये फोटोन असल में ये फोटोन रियल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, मगर वो एक हाँ, मोमेंटम एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व्ड इन दिस। लेकिन ये वर्चुअल है, और ये फिर जैसा कि मैंने कहा कि इधर कोई बंदा भी बन सकता, भालू भी बन सकता, मगर जो भी इधर होगा सो उसका एंटी यहां होगा। ये डिटेक्टेबल, ये दो डिटेक्टेबल है। हाँ, हाँ। सर फिर ये वर्चुअल पार्टिकल्स फिर एंटी साइंटिफिक या सोडो साइंस में नहीं आता? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे कैलकुलेशन से निकला। जो चीजें यहां से निकली, ये तो मैं मजाकन कह रहा हूं कि इधर हाथी और एंटी हाथी निकल रहा है, वो तो मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन यहां से एक एक डब्ल्यू बोसॉन, डब्ल्यू प्लस निकल सकता है, इधर से डब्ल्यू माइनस निकल सकता है, इधर क्वार्क, एंटी क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, सब कुछ निकल सकता है। किस मिकदार में, किस रेट पे ये चीजें निकलती हैं, वो हम फाइनमैन डायग्राम हल करके जान सकते हैं। जी सर जिस तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तकरीबन सारे पाथ्स लेता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने में, तो हमें पता है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का आपको पता है। तो मतलब ये है कि हमारे अगर प्रोबेबिलिटी तो है कोई और पाथ लेने की पार्टिकल की, तो अगर उसने कोई और पाथ ले लिया है विच इज़ नॉट द क्लासिकल पाथ, तो वो हम कह सकते हैं अगर उस पाथ वो ले लिया तो वो एक वर्ल्ड स्प्लिट हो गई है। और अगर हम कहें कि मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन सही है, तो मतलब ये इसी तरह वर्ल्ड स्प्लिटिंग होती है कि डिफरेंट पाथ ले लिया पार्टिकल ने हमारी यूनिवर्स से, तो वो दूसरी वर्ल्ड एक स्प्लिट हो गई। हाँ, लेकिन देखें कनेक्ट जो हो सकता है। जो जो मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन में है, उसमें तो आपको एक्चुअली इंटरवीन करना पड़ता है ना, कि जब आप मेजरमेंट करते हैं, जब आप ये दावे से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर चला। मिसाल के तौर पर ये टू स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब आप यहां से पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, आप नहीं कह सकते कि ये इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा। लेकिन जिस तरह लेकिन बबल जब चेम्बर एक ले जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि ये इससे गया, तो नई यूनिवर्स बन गई। जिस तरह बबल चेम्बर में अगर हम देख लें, उसमें तो पाथ का पता चल जाएगा हमें कि किस पाथ से जा रहा है, तो Yeah, मेजरमेंट होगी उसके पाथ की, पता चल Yeah, गया, तो yeah. वर्ल्ड स्प्लिट होगी। वर्ल्ड स्प्लिट हो गई, या बट आई फाइंड दैट वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन मैनी वर्ल्ड्स वाले कहते हैं सर कि मतलब इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स नहीं है, मतलब है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, गारगेंचुअन क्वांटिटी है, लेकिन है फाइनाइट ही। लेकिन पाथ्स तो इन्फिनिट हैं, अगर इस तरह हम चलें तो इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड्स। तो अब फिर ये सवाल इन बारीकियों में जाते हैं कि इज इट काउंटेबली इन्फिनिट या अनकाउंटेबली इन्फिनिट, और फिर इसका एलएफ नंबर क्या है। सर आप ऐसे खुद किस इंटरप्रिटेशन को मानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की? भाई मैं बहुत सादा आदमी हूँ, कोपेनहेगन। मुझे कोपेनहेगन। हाँ। अभी रिसेंटली टी हुक की आपने बात की, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। it's called the cellular automaton interpretation of quantum mechanics हाँ। by T. Hoof. नहीं, आप स्टीफन वुल्फ्राम की बात कर रहे हैं, और इसकी भी, लेकिन उस शुरू उसने किया था, वुल्फ्राम ने शुरू किया था। इस ये इंटरप्रिटेशन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? नहीं, आई हैव नॉट फॉलोड दैट। और
टी हुफ्ट का जो काम था फाइनमेंट डायग्राम के हवाले से, वो उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हाँ, तो उसने जो बड़ा काम किया, उसने कहा कि यू टेक ऑल फाइनमेंट डायग्राम्स, लेकिन फिर आप उनको कैटेगराइज करेंगे। तो मिसाल के तौर पर ये लार्ज एन QCD में आप देखते हैं कि आ, जो प्लेनर डायग्राम्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, उनको सबसे ज्यादा अहमियत दे देनी चाहिए। वो डायग्राम जिसमें आप प्लेन से डिविएट करते हैं वो सप्रेस्ड हैं बाय 1/n। n is supposed to be large, the number of colors। तो उससे उसने बहुत काम की चीजें, दिलचस्प चीजें निकाली हैं, और सिर्फ ये मानते हुए कि फाइनमेंट डायग्राम्स इज व्हाट डिफाइंस ए थियरी। सर ये CERN में इसकी जो एक सवाल मेरा बीच में था CERN के हवाले से हाँ। कि CERN में ये जितनी भी अभी तक फाइंडिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए, दे आर इन कंप्लायंस टू दिस डायग्राम्स, और हेल्पफुल है और इक्वेशंस हैं। देखिए, हेल्पफुल से ज्यादा हम सब कुछ इसी पर अब बेस करते हैं, फाइनमेंट डायग्राम्स पे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सारे फाइनमेंट डायग्राम्स कैलकुलेबल हैं, वो नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड फाइनमेंट डायग्राम्स। सिर्फ कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अब वक्त के साथ हमने ज्यादा तरीके सीखे। कंप्यूटर्स को असल में प्रोग्राम किया गया कि वो ऑटोमेटिकली फाइनमेंट डायग्राम्स कैलकुलेट करें। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर दो बंदे आपस में टकराते हैं, उनका टकराव भी आप फाइनमेंट डायग्राम से की सूरत में लिख सकते हैं। लेकिन क्या कभी कुश्ती का मुकाबला, उसका आउटकम आप फाइनमेंट डायग्राम्स कैलकुलेट करके हासिल कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। इट इज फार 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 टू कॉम्प्लिकेटेड। CERN का सारा काम फाइनमेंट डायग्राम्स के ऊपर मुनहसर है। लेकिन देखें, फाइनमेंट डायग्राम्स आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको जो उसके नीचे जो थियरी है ना, वो मालूम हो कि इधर क्या होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर सुपर सिमेट्रिक थियरीज हैं, आप फाइनमेंट डायग्राम उसकी लिख लें, लेकिन आपको पता नहीं कि इस वर्टेक्स के ऊपर क्या डालना है। अच्छा, ठीक। और कोई आखिरी सवाल? सर मेरा क्वेश्चन था कि रिसेंट ईयर्स में एक नई फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे उस पर काफ़ी वर्क किया जा रहा है आजकल। कैटेगोरिकल फॉर्मुलेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स की है, क्या चीज? कैटेगोरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसकी यानी बेसिस प्योरली कैटेगरी थ्योरी पे है, जिसे मैथमेटिशियंस एब्स्ट्रैक्ट नॉनसेंस भी कहते हैं। अब ये इसमें भी आप जब डिस्क्राइब करते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट को, आप इसके लिए भी ZX कैलकुलस जो होता है, इसकी बेसिस जो है इस नई फॉर्मुलेशन की, उसमें भी डायग्राम्स होती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका कोई कनेक्शन होगा फाइनमेंट डायग्राम्स और वहाँ पे जो दूसरी जो फॉर्मुलेशन है उसमें जो डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं? क्योंकि उन डायग्राम से भी आप काफ़ी क्वांटम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट है और क्वांटम टेलीपोर्टेशन। वो भी आप कैटेगोरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ये बॉब क्वेक ने स्टार्ट किया है उनके वर्क से। उनने भी वो भी एक्सप्लेन करते हैं काफ़ी क्वांटम फिनोमेना को। तो क्या कोई लिंक है इन दोनों के दरमियान? देखें, जहां तक मुझे पता है, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होती है हिल्बर्ट स्पेस से। हिल्बर्ट स्पेस में स्टेट्स और ऑपरेटर्स हैं, उसकी बिना पर आप ये पूरी इमारत खड़ी करते हैं। आप शायद इशारा कर रहे हैं टुवर्ड्स टेंसर नेटवर्क्स। इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ? तो टेंसर नेटवर्क्स इज एन आउटकम ऑफ दैट। उसमें फाइनमेंट डायग्राम्स नहीं, उसमें टेंसर डायग्राम्स हैं वो। और बहुत अच्छी चीज है उसमें। जैसे ये लेगो होता है, उसमें आप ब्लॉक्स जोड़ते चले जाते हैं और हर ब्लॉक को आप इंटरनली अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये लॉक होता चला जाता। लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ब्लैक होल एंटेंगलमेंट के लिए। टेलीपोर्टेशन
की थियरी के लिए मेरा ख्याल, पता नहीं, मैं इतना नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन टेलीपोर्टेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हम ऑर्डिनरी हिल्बर्ट स्पेस थियरी से भी मालूम कर सकते हैं। शायद किसी ने इस्तेमाल किया हो टेंसर नेटवर्क्स को उस काम के लिए, लेकिन देखें हर किस्म की चीज मुमकिन होती है। इस न्यू फॉर्मुलेशन में ये है ना कि आप बेसिस ही हिल्बर्ट स्पेसेस को लेते ही नहीं हैं। इसका प्योरली जो ग्राउंड फ्रेमवर्क है उसमें आप स्टार्ट कैटेगरी थ्योरी से करते हो और स्पेसिफिकली एक उस पे स्ट्रक्चर्स कुछ ऐड करते हो, एक मोनोइडल कैटेगरी वगैरह। उसमें कम्प्लीटली जो लीनियर अलजेब्रा है जो नॉर्मली हम हिल्बर्ट स्पेसेस के थ्रू करते हैं वही चीज़ डायग्राम्स के साथ होती है। जो कैलकुलेशंस भी होती हैं वो भी डायग्राम्स के साथ होती हैं। अब इसमें और इसमें काफ़ी जो मोटिवेशन भी थी जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स की, वो कहते हैं, वो कोट करते हैं श्रोडिंगर को कि टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर एक्चुअली बिलीव्ड इन हेल्पलेस स्पेसेस माय सेल्फ। इस तरह का ये कोट Who says he doesn't believe in Hilbert spaces? श्रोडिंगर बिकॉज जो आई गेस उनकी मीनिंग यही था कि जो होल जो फॉर्मुलेशन है इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, और शायद इसमें देखिए श्रोडिंगर को इतना पता नहीं था ना। हम्म। श्रोडिंगर शुरू के दिनों का था, 1920s का था। डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स को जिस तरह से खड़ा किया ना, जिन मजबूत बुनियादों पर, डिराक का नाम इसीलिए इतना बड़ा है कि फाइनमैन भी उसके सामने यूं हाथ जोड़ता, और डायसन, ये सारे लोग जो हैं वो डिराक के मोतरफ हैं। डिराक है जिसने ये हिल्बर्ट स्पेस पर पूरा किया, वो भी है, और फॉन नॉयमन। हाँ, आई गेस हाँ वॉन नाइमन का भी, वॉन नाइमन को भी उन्होंने कोट किया था कि वो उसका भी ये था कि देयर शुड बी सम अदर अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन जो कि बेस नहीं है हिल्बर्ट स्पेसेस में, नहीं, I look, everything is based on Hilbert spaces. बट इट कैन बी मेड सेपरेट फ्रॉम इट। अच्छा, देखें, एक चीज मुमकिन है कि आप हिल्बर्ट स्पेस को छोड़ दें और डेंसिटी मैट्रिसेस इस्तेमाल करें। हाँ। वाइनबर्ग ने भी वाइनबर्ग ने एक पेपर लिखा है इसके ऊपर, इन विच ही सेज कैन वी डू विदाउट द हिल्बर्ट स्पेस फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड ही सेज यस वी कैन, और एंटेंगलमेंट के कुछ मसले हैं वो इस तरह से हल हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के भी ऐसे मसले हैं। तो यस यू कैन प्रोबेबली डू विदाउट इट, बट इट मेक्स थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये केस में ये हो कि अगर आपको इफ यू डोंट नीड हिल्बर्ट स्पेसेस एनीमोर then there is a new way to teach quantum mechanics and to arrive at the same results but using a different framework. And इस पे एक बुक भी लिखी हुई है बॉब कोवेक ने, पिक्चरिंग क्वांटम प्रोसेसेस। अब वो ये कि कोई भी अगर हाई स्कूलर है who doesn't have much knowledge about Hilbert spaces, differential equations, all that, if he just wants to understand finite particle quantum mechanics, just as spin hai quantum spin, if he wants to understand spin or how quantum entanglement works or how quantum teleportation works, if he just wants that, the finite stuff, wo is framework ke through calculate kiya ja sakta hai, and he can say that he understands this one version of teleportation and quantum entanglement that's actually rigorously based on something. Well, it's an interesting approach, consistent with the old approach. कोई उसमें of course कोई contradiction नहीं है. The more ways in which you look at the same problem, the better. Yes, and it's actually helped a lot in quantum computers. आजकल जो भी quantum computing में new work हो रहा है is entirely based on this new approach. Yes. Because when you have many in like 1,000 particles, when you make their density matrix, it's going to be really really large number. And it's going to be filled with a lot of numbers, and आपको क्या पता कि वो like what do those individual numbers mean? It becomes very hard to handle. लेकिन अगर यही approach हम diagrams के through करें, it makes it understandable. आप उसमें समझ सकते हो कि यहाँ पे individually क्या हो रहा है हर एक step में। तो यही कि different formulations of quantum mechanics हैं, सब consistent but different आपको perspectives देते हैं, and different और भी useful भी होते हैं, like currently जो हो रहा। Yeah. The more ways you look at it, the better. And diagrammatization is always helpful because we understand
things better in terms of pictures than in terms of formulae. Yes. Okay. अच्छी बात. Okay, thank you. That's good.